नमस्कार यूपीएससी वालों। सुन लो यूपीएससी में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण और सच कहूं तो काफी दिलचस्प विषय पर गहराई से बात करने वाले हैं। नमस्कार। ये है यूनिट 15। दक्षिण भारत में विनिमय नेटवर्क, गिल्ड्स, व्यापारी वंश, व्यापार की वस्तुएं, वाणिज्य कर और शहरीकरण। सुनने में शायद थोड़ा भारी लगे, लेकिन यकीन मानिए ये मध्यकालीन दक्षिण भारत की अर्थव्यवस्था और समाज की चाबी है। बिल्कुल, ये सिर्फ फैक्ट्स नहीं है, ये समझना है कि उस दौर में चीजें चलती कैसे थी, समाज कैसे बना, अर्थव्यवस्था कैसे पनपी। और सबसे जरूरी बात, ये यूपीएससी के लिए खासकर जीएस पेपर 1 के इतिहास और भारतीय अर्थव्यवस्था वाले हिस्से के लिए कितना महत्वपूर्ण है। हम आज इस पूरे यूनिट को, इसके हर पहलू को विस्तार से समझेंगे। हाँ, कोशिश यही रहेगी कि कोई भी कोना छूटा ना रहे। एकदम शुरू से शुरू करते हैं, धारा 15.1 यानी परिचय से। ठीक है, तो कहानी कहाँ से शुरू होती है? स्रोत बताते हैं कि प्रारंभिक मध्ययुगीन दक्षिण भारत, मतलब लगभग 6ठी से 9वीं शताब्दी सीई, यहाँ कृषि का विस्तार हो रहा था। ये मुख्य गतिविधि थी। हाँ, एग्रेरियन एक्सपेंशन। और इसको जो सबसे बड़ा शुभ मिला वो था भूमि अनुदानों से। भूमि अनुदान मतलब जमीन दान में देना। हाँ, खासकर ब्राह्मणों को जो जमीन दान दी जाती थी उसे कहते थे ब्रह्मदेय। ये याद रखिएगा, ब्रह्मदेय। ब्रह्मदेय, ठीक है। और ये ब्रह्मदेय और साथ में मंदिर, ये सिर्फ धार्मिक जगह नहीं थी, ये दो बहुत बड़े एकीकरण के केंद्र बन गए, मतलब इंटीग्रेशन पॉइंट्स। एकीकरण के केंद्र कैसे? देखिए, जब कहीं ब्रह्मदेय स्थापित होता था या कोई बड़ा मंदिर बनता था तो वहां पर नई बस्तियां बसती थी, खेती के नए तरीके आते थे, सिंचाई की व्यवस्था होती थी। फिर वहां कारीगर आते थे, व्यापारी आते थे, सेवाएं देने वाले लोग आते थे। तो धीरे धीरे ये जगहें आर्थिक गतिविधियों का केंद्र बन गई। इन्होंने व्यापार, शिल्प, वाणिज्य को अपने दायरे में लिया और नए सामाजिक आर्थिक समूहों को आकर्षित किया। इसी से शहरी विकास की नींव पड़ी। अच्छा, तो कृषि विस्तार और ये ब्रह्मदेव मंदिर, ये शहरीकरण के पहले चरण की बुनियाद बने। बिल्कुल। और फिर आता है शहरीकरण का दूसरा चरण, लगभग 9वीं से 12वीं शताब्दी। हाँ, स्रोत इसे सुई जेनरिस कहते हैं, मतलब अपने आप में अनोखा। हाँ, सुई जेनेरिस मतलब यूनिक इन इटसेल्फ। ये शहरीकरण पूरे प्रायद्वीप में फैला, लेकिन हर जगह एक जैसा नहीं था। दक्कन में अलग, कर्नाटक में अलग, आंध्र, तमिलनाडु, सब जगह विकास का अपना पैटर्न था। और इसी दौर में नगरम का जिक्र आता है। ये क्या थे? ये पहले के शहरों से अलग थे। हाँ, काफी अलग। नगरम असल में व्यापारिक केंद्र थे। इनका मुख्य काम था कृषि अधिशेष माने अग्रेरियन सरप्लस, जो गांवों में पैदा होता था उसे व्यापार के नेटवर्क मिलाना। अच्छा, मतलब ये मार्केट टाउन जैसे थे। हाँ, कह सकते हैं ये पहले के शाही या प्रशासनिक केंद्रों से अलग थे, जो ज्यादातर राजा या उसके अधिकारियों के इर्द गिर्द बसते थे। जी। ये नगरम जमीनी स्तर पर विकसित हुए, स्थानीय जरूरतों और व्यापार नेटवर्क से ज्यादा जुड़े थे। तो ये समझना जरूरी है कि हर क्षेत्र अलग था। दक्कन, कर्नाटक, आंध्र, तमिलनाडु, इनकी अपनी भौगोलिक और सांस्कृतिक विशेषताएं थीं। बिल्कुल, इसीलिए क्षेत्रीय अध्ययन जरूरी हो जाता है। हाँ। आप एक ही मॉडल सब पर लागू नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये था परिचय। अब आगे बढ़ते हैं। धारा 15.2, बाजार केंद्र, व्यापार नेटवर्क्स और भ्रमणशील व्यापार। मार्केट्स, ट्रेड नेटवर्क्स एंड आइटिनरेंट ट्रेड। हाँ, तो जैसे हमने कहा, नगरम जैसे केंद्र उभरे, लेकिन बाजार तो कई तरह के थे। जैसे सबसे निचले स्तर पर थे छोटे साप्ताहिक मेले या हाट। इन्हें संताई या सांता कहा जाता था। संताई, जैसे आज भी लगते हैं गांव में। बिल्कुल, ये स्थानीय जरूरतें पूरी करते थे। फिर इनसे बड़े केंद्र होते थे जो क्षेत्रीय स्तर पर काम करते थे, और फिर बड़े व्यापारिक शहर। तो एक पूरी हायरार्की थी, एक पदानुक्रम। छोटे गांव, फिर क्षेत्रीय केंद्र, फिर बड़े शहर। हाँ, और ये जो प्रारंभिक मध्ययुगीन शहरी केंद्र थे, ये अपने क्षेत्रीय संदर्भों में, मतलब रीजनल कॉन्टेक्स्ट में ज्यादा गहराई से जुड़े हुए थे। इनका विकास स्थानीय लेन देन की जरूरतों को पूरा करने के लिए हुआ था। क्या इसमें स्थानीय निकायों की भी भूमिका थी, जैसे पंचायतें होती हैं? हाँ, कुछ हद तक। तमिलनाडु में नाडु सभा का जिक्र आता है। नाडु मतलब एक स्थानीय क्षेत्र। कर्नाटक और आंध्र में नगरम खुद एक निकाय की तरह काम करता था, या फिर कोट्टम जैसे निकाय थे। ये व्यापार को मुनज़्ज़म करने में मदद करते थे। और क्या इन केंद्रों को हमेशा राजाओं का ही संरक्षण मिलता था, या ये अपने आप भी विकसित होते थे? दोनों तरह की बातें थी। कुछ केंद्र शाही परिवारों या अधिकारियों ने बसाए, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन बहुत सारे, खासकर नगरम, स्थानीय व्यापार की जरूरतों से खुद ही उभरे।
नगरम की लोकेशन जरूर महत्वपूर्ण रही होगी। बिल्कुल, ये अक्सर प्रमुख व्यापार मार्गों के चौराहे पर स्थित होते थे। इसी वजह से ये अंतर क्षेत्रीय मतलब इंट्रा रीजनल और अंतर क्षेत्रीय मतलब इंटर रीजनल व्यापार नेटवर्क के अहम नोड बन गए। और ये व्यापार सिर्फ भारत के अंदर ही था या बाहर भी? 10वीं शताब्दी के बाद तो समुद्री व्यापार में जबरदस्त उछाल आया। दक्षिण एशिया तो था ही, चीन और अरब देशों के साथ व्यापार बहुत बढ़ गया। तो इन नगरम ने बंदरगाहों को अंदरूनी इलाकों से जोड़ने का काम किया होगा। हाँ बिल्कुल, नगरम ने तटीय बंदरगाहों और आंतरिक प्रशासनिक केंद्रों के बीच एक पुल का काम किया। माल बंदरगाह तक पहुंचता था, वहां से अंदर नगरम के जरिए और गांव तक जाता था, और वैसे ही गांवों का माल नगरम से बंदरगाह तक। इसमें घूमने वाले व्यापारियों का क्या रोल था? इटिनरेंट ट्रेडर्स। इनका रोल बहुत बड़ा था। ये वो लोग थे जो असल में माल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते थे। ये इन पूरे नेटवर्क्स को जीवित रखते थे। सोचिए, बिना ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन के ये कितना मुश्किल रहा होगा। ये व्यापारी कारवां में चलते थे, सुरक्षा का इंतजाम करते थे। और साथ ही शिल्प केंद्र भी विकसित हुए, खासकर कपड़ा। हाँ, कपड़ा बुनाई के केंद्र। टेक्सटाइल वीविंग सेंटर्स। हाँ, कर्नाटक, आंध्र, तमिलनाडु, इन इलाकों में ये बहुत महत्वपूर्ण थे। ये कोई नए नहीं थे, पहले से चले आ रहे थे, लेकिन इस दौर में ये और फले फूले और नए सामाजिक आर्थिक संस्थानों के साथ जुड़ गए। ठीक है, तो बाजार बने, नेटवर्क फैला, व्यापारी घूमने लगे, शिल्प बढ़ा। अब जरा अलग अलग क्षेत्रों में देखते हैं कि ये सब कैसे हुआ। धारा 15.3 क्षेत्रीय विकास। सबसे पहले 15.3.1 दक्कन कर्नाटक। हाँ, दक्कन कर्नाटक क्षेत्र। यहाँ शहरी केंद्र कई तरह के थे। कुछ तो सीधे सीधे कृषि क्षेत्रों के लिए एक्सचेंज पॉइंट थे, मतलब जहाँ किसान अपना माल बेचते थे और जरूरत की चीजें खरीदते थे। और कुछ अलग तरह के भी थे। हाँ, कुछ थे संगम ग्राम या अग्रहार। ये अक्सर मंदिरों को दान में दी गई जमीन पर बसे होते थे। इनका काम था गैर उत्पादक समूहों का समर्थन करना। गैर उत्पादक समूह मतलब जो सीधे खेती या उत्पादन नहीं करते थे, जैसे पुजारी, विद्वान, शिल्पकार, व्यापारी। इन अग्रहारों से इनको मदद मिलती थी। शहर का जो मुखिया होता था उसे पट्टन स्वामी कहते थे। पट्टन स्वामी, ये नाम याद रखना होगा। बिल्कुल। 7वीं से 12वीं शताब्दी के बीच बीजापुर, बेलगाम, धारवाड़ जैसे इलाकों में कई वाणिज्यिक केंद्र उभरे। व्यापार सिर्फ अंदरूनी नहीं था, पश्चिमी तट से फारस की खाड़ी तक और पूर्वी तट के साथ भी अच्छा खासा व्यापार चलता था। इस इलाके के प्रमुख बंदरगाह कौन से थे? थाना, गोवा, भटकल, होनावर, ये कुछ मुख्य बंदरगाह थे। शिलालेखों से क्या जानकारी मिलती है इन शहरों के बारे में? शिलालेखों से शहरों के प्रकार पता चलते हैं, जैसे कुछ राजधानी शहर थे, कुछ नेलेविडु स्थायी शिविर या छावनी, कुछ पट्टन बाजार शहर या नगर शहर। कोई खास शहर का उदाहरण? हाँ, बेलगाम का जिक्र आता है, जिसका प्राचीन नाम वेणुग्राम था। शिलालेख बताते हैं कि वहां विदेशी व्यापारियों के लिए अलग क्वार्टर थे और इसका जैन संघों से भी गहरा नाता था। विदेशी व्यापारियों के लिए अलग क्वार्टर, ये तो काफी विकसित बात लगती है ना? एक इतिहासकार ने तो इसकी तुलना मध्ययुगीन यूरोप के बर्जेसेस वाले शहरों से की है। वाह, और कौन से शहर थे? लोक की कुंडी, जिसे आज लकुंडी कहते हैं, अहोल या अय्यावोले, जहां से मशहूर गिल्ड का नाम पड़ा, बेलूर, ये बहुत महत्वपूर्ण केंद्र थे। यहाँ सिर्फ आसपास के नहीं बल्कि तमिलनाडु, केरल, गुजरात, बंगाल, यहाँ तक कि कश्मीर से भी व्यापारी आते थे। इतना दूर से? मतलब नेटवर्क काफी फैला हुआ था। हाँ, और इसमें सड़कों और राजमार्गों के विकास ने भी मदद की। तिरधल, लोक की कुंडी और बेलगाम इसी वजह से बड़े व्यापारिक केंद्र बन पाए। कावेरी नदी के मध्य भाग में, जिसे कुंगू क्षेत्र कहते हैं, वहां भी तलक्कड़ जैसे व्यापारिक केंद्र उभरे। अब आते हैं गिल्ड पर। दक्कन कर्नाटक में कौन से गिल्ड सक्रिय थे? यहाँ कई नाम मिलते हैं शिलालेखों में। सेट्टीगुट्टाज, नांदेसिज, बनाजिगाज, वीरबनांजू, मुमुरिदंडास। बाप रे, इतने सारे नाम! हाँ, और ये स्पष्ट नहीं है कि ये सारे अलग अलग स्थायी समूह थे या एक ही बड़े समूह के हिस्से थे, या फिर घूमने वाले व्यापारियों के अलग अलग दल थे। कुछ और नाम भी हैं, जैसे रेनी, कोटली समूह। इनका शायद कृषि समूहों से भी कोई संबंध रहा हो। ये तो व्यापारियों के गिल्ड हुए। क्या शिल्पकारों के भी अपने संगठन थे? हाँ, बिल्कुल थे। तेल निकालने वालों के तेलीगारू, गोट्टली शायद पत्थर का काम करने वाले, सुनार, बढ़ई, चिप्पी का गुट्टली दर्जी, जेड़ा कुट्टली बुनकर, कंचगरा गोट्टली कांसे का काम करने वाले, बेरुतुम्बार शायद बांस का काम करने वाले, कम्मट यानी टकसाल वाले, गाना ओक्कलू यानी तेल की घानी चलाने वाले, बहुत सारे थे।
इनमें विशेषता भी बढ़े होगी समय के साथ। हाँ, धीरे धीरे स्पेशलाइजेशन आया। ये गिल्ड अक्सर पट्टन स्वामी या वद्य व्यापारियों यानी वरिष्ठ व्यापारियों के जरिए काम करते थे और धीरे धीरे ये पेशेवर समूह उपजातियों सब कास्ट जैसे बन गए। अच्छा, तो मुख्य शिल्प कौन-कौन से थे इस इलाके में? तेल निकालना, नमक बनाना, धातु का काम, लोहा, तांबा, कांसा, बेंत का काम, चटाई बनाना, लकड़ी का काम, मंदिर निर्माण ये बहुत बड़ा उद्योग था, मिट्टी के बर्तन बनाना। और कपड़ा उद्योग? कपड़ा उद्योग तो बहुत ही महत्वपूर्ण था। टेक्सटाइल इंडस्ट्री, कई तरह के कपड़े बनते थे, पट्टा, शायद रेशम, सिरी, लंबा कपड़ा, सोवालीगे और एक खास किस्म का उत्तम पोम्बेट्टे, सोने के रंग का रेशमी कपड़ा। उत्तम पोम्बेट्टे। हाँ, मानसोल्लास जैसे ग्रंथों में और भी चीजों का जिक्र है। इत्र, औषधियां, चमड़े का काम, आभूषण, लोहारी, बढ़ाईगिरी, सिलाई, रंगाई, मतलब एक पूरी विकसित अर्थव्यवस्था थी। सिक्कों का क्या चलन था? क्या टकसालें थीं? मिंटिंग? हाँ, कम्मट या कम्मटकार सिक्के ढालते थे। कोशिश रहती थी कि वजन और आकार में एक रूपता हो। गद्याण, बल्लीगे, लक्कुंडी जैसे नामों के सिक्के चलते थे। बैंकिंग व्यवस्था कैसी थी? देखो, आज जैसी औपचारिक बैंकिंग तो नहीं थी, लेकिन मंदिर इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। वो लोगों को, व्यापारियों को ऋण देते थे। अच्छा, मंदिर बैंक की तरह काम करते थे। हाँ, कुछ हद तक। ब्याज को पाड़ू कहते थे। एक खास तरह का ब्याज था, जुलावली पाड़ू, शायद उपज पर आधारित। दान या धर्म का भी अपना महत्व था। करों को पन्नू, हीरा, विसा, बेले कहा जाता था और मूलधन के लिए गोलपना, पान या होन जैसे शब्द मिलते हैं। बाजारों में व्यवस्था कैसी थी? मार्केट्स? साप्ताहिक मेलों, संताई में पट्टन स्वामी और दूसरे लोग सेवाएं देते थे और इसे धर्म का काम माना जाता था। कुछ दुकानें विशेषाधिकार प्राप्त थीं, जैसे मनिया दांगड़ी और देवांगड़ी, शायद मंदिर से जुड़ी। थोक विक्रेता भी होते थे। राजधानी शहर जैसे कल्याण और द्वार समुद्र तो थे ही, उनके अलावा पैठण, तेर, तगरा जैसे कई अंतर्देशीय व्यापारिक शहर भी थे। ये तो हुई अंदरूनी बात। अब जरा तटीय व्यापार पर आते हैं। कोस्टल ट्रेड, कोंकण और कनारा तट। हाँ, ये तट व्यापार के लिए बहुत अहम थे। भटकल, बसूर या बार्सिलोर, कारवार, होनावर, कसरगोड, मनलोर ये सब महत्वपूर्ण बंदरगाह थे। यहाँ किस तरह का व्यापार होता था? नियमित तटीय यातायात तो था ही, मतलब एक बंदरगाह से दूसरे बंदरगाह तक छोटी नावों से सामान ले जाना। साथ ही लंबी दूरी का समुद्री व्यापार भी होता था। होनावर एक बड़ा बंदरगाह था। अरब यात्री कासरगोड को मुस्लिम व्यापारियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण बताते हैं। अरब लेखक क्या बताते हैं यहाँ के व्यापार के बारे में? वो यहाँ से निर्यात होने वाली चीजों का जिक्र करते हैं, जैसे चावल, काली मिर्च, ये बहुत अहम थी, रेशम, नारियल, मसाले, चंदन, और आयात होने वाली चीजें थी तांबा, सोना, चांदी, घोड़े, घोड़ों का आयात बहुत जरूरी था सेना के लिए, मोती वगैरह। क्या कोई लिस्ट मिलती है कि क्या-क्या बिकता था? हाँ, बेलगाम से 1204 सीई का एक शिलालेख मिला है। उसमें व्यापार की जाने वाली चीजों की एक लंबी सूची है। पान, सुपारी, नारियल, खजूर, गुड़, नमक, मसाले, अनाज, बहुत कुछ। मतलब विलासिता की चीजें की थीं और रोजमर्रा की जरूरत की कृषि उपज भी, दोनों का व्यापार होता था। ठीक है, अब थोड़ा और विस्तार में जाते हैं। कोंकण तट पर धारा 15.3.2 कोंकण तटीय व्यापार और यात्राएं, द कोंकण कोस्टल ट्रेड एंड वॉयजेस। हाँ, तो प्रारंभिक ऐतिहासिक काल, अर्ली हिस्टोरिक पीरियड के बाद विदेशी व्यापार में थोड़ी गिरावट आई थी, लेकिन स्थलीय और नदी मार्ग फिर भी महत्वपूर्ण बने रहे। कोंकण तट का महत्व बढ़ने लगा कदंब और प्रारंभिक पश्चिमी चालुक्यों के समय में। बाद में खासकर उत्तरी कोंकण में थाना के आसपास सिलार वंश का प्रभाव बढ़ा। सिलहार? हाँ, सिलाहारास ये स्थानीय शासक थे। इनके समय में कोंकण तट पर नए बंदरगाह उभरे, जैसे सैमुलिया या सैमुर, आज का चोल, श्री स्थानक थाना, संजान, सिंदापुर, चंदोर, गोवा। सिंदापुर एक महत्वपूर्ण बंदरगाह भी था और राजधानी भी। अरब भूगोलवेत्ताओं ने इसका जिक्र किया है। हाँ, 9वीं से 11वीं शताब्दी के अरब भूगोलवेत्ता जैसे सुलेमान और इब्न खुर्दादबे, इन्होंने यहाँ के व्यापार नेटवर्क का वर्णन किया है। अल मसूदी ने भी थाना और सैमुर का जिक्र किया है। हुदूद अल आलम नाम की एक फारसी किताब 982 सीई में भी इसका जिक्र है। 11वीं शताब्दी के बाद क्या हुआ? 11वीं सदी के बाद बालीपट्टन, जो उत्तरी कनारा तट पर था, वो एक प्रमुख बंदरगाह बन गया। सिलहार शिलालेखों में इसका उल्लेख है। यहाँ खेती, शिल्प और वाणिज्य तीनों का विकास हुआ। 15वीं सदी का एक मशहूर नाविक था अहमद इब्न माजिद,
उसने भी सिंगापुर का जिक्र किया है। गोवा, जिसे गोप का पट्टन भी कहते थे, वो भी एक महत्वपूर्ण बंदरगाह था। व्यापार मार्ग कहाँ से कहाँ तक थे? सोमनाथ, काठियावाड़, गुजरात से कोंकण तक नियमित व्यापार मार्ग थे। 11वीं सदी से अरब व्यापारी थाना में बसने भी लगे थे। एक शब्द आता है नवित्त का। ये शायद अंतर्देशीय व्यापार के स्वामी या मालिक होते थे। मंजूर के बारे में क्या पता है? मंजूर के संबंध उत्तरी मालाबार, काठियावाड़ और गुजरात से थे। और एक बहुत ही दिलचस्प स्रोत है कैरोजेनिजा। कैरोजेनिजा, ये क्या है? ये मिस्र के कायरा में एक पुरानी यहूदी सिनागोग से मिले दस्तावेजों का भंडार है। इनसे पता चलता है कि एडन, यमन के साथ यहूदी व्यापारियों का व्यापार होता था और इसमें भारत के पश्चिमी तट के बंदरगाह शामिल थे। अच्छा, कोई उदाहरण? हाँ, तिन्बू नाम के एक यहूदी व्यापारी का जिक्र है जो 1145 एडी के आसपास मंगलोर में था। और इसमें सिर्फ यहूदी ही नहीं, भारतीय व्यापारी भी शामिल थे। सोमनाथ से कोलम, केरला तक समुद्री यात्राएं 11वीं सदी से आम हो गई थीं। जहाज कैसे होते थे? जैन ग्रंथ अंगविज्जा में त्रापगा और कोटिम्बा जैसे जहाजों का उल्लेख है। वीरगल पत्थर, जो वीरों की याद में लगाए जाते थे, उन पर कभी-कभी नावों और समुद्री लड़ाइयों के चित्र भी मिलते हैं। छोटे जहाज माल और यात्री दोनों ले जाते थे। कोई अधिकारी भी होते थे इनसे जुड़े? मालिक होता था। एक और शब्द है वासाइदा। ये एक नवित्त का था। अरब स्रोत इन्हें नखूदा कहते हैं, यानी जहाज का कप्तान या मालिक। मुद्रा की क्या स्थिति थी इस इलाके में? करेंसी? देखिए, 10वीं सदी तक धातु मुद्रा की थोड़ी कमी दिखती है। राष्ट्रकूटों ने कोई खास नियमित सिक्के जारी नहीं किए, लेकिन बाद में 11वीं सदी से कदम, चालुक्य और यादवों के समय में गधैया प्रकार के सिक्के चलने लगे। तो क्या व्यापार में रुकावटें थीं? हाँ, मुद्रा की कमी या अस्थिरता जैसी बाधाएं रही होंगी, लेकिन इनके बावजूद लंबी दूरी का व्यापार जारी रहा। बालीपत्तन, संजन जैसे नए बंदरगाह उभरे और मालाबार, कोंकण और सौराष्ट्र के बीच व्यापारिक संबंध बने रहे। ठीक है, अब दक्कन, कर्नाटक और कोंकण के बाद चलते हैं आंध्र क्षेत्र की ओर। धारा 15.3.3 आंध्र क्षेत्र। आंध्र का मामला थोड़ा अलग है। यहाँ के व्यापार नेटवर्क उत्तर भारतीय सर्किट्स से ज्यादा जुड़े हुए लगते हैं। साथ ही दक्षिण पूर्व एशिया के साथ समुद्री व्यापार भी बहुत महत्वपूर्ण था। यहाँ भी शहरीकरण कृषि से जुड़ा था। हाँ, आधार वही था, कृषि विस्तार। लेकिन आंध्र में धातु उद्योग, मेटल इंडस्ट्री बहुत महत्वपूर्ण था। सोना, लोहा, तांबा, पीतल, टिन, इन सब पर काम होता था। 10वीं सदी से इसके प्रमाण मिलते हैं। काकतीय शिलालेखों में पंचलोहा बेहारा समुदाय का उल्लेख है, जो शायद 5 धातुओं का काम करते थे। क्या बनाते थे ये लोग? मंदिरों के लिए गहने, तांबे और कांसे की मूर्तियां, रथ, ये सब बहुत महत्वपूर्ण थे। और कौन से उद्योग थे? तेल उत्पादन भी एक प्रमुख उद्योग था, खासकर बाद में विजयनगर काल में। लेकिन शायद सबसे महत्वपूर्ण था कपड़ा उद्योग, टेक्सटाइल इंडस्ट्री। कपड़ा? हाँ। यहाँ भी? हाँ, खासकर होयसल काल के बाद। गुंटूर जिले की काली मिट्टी कपास के लिए बहुत अच्छी थी। मार्को पोलो, जो यहाँ से गुजरा था, उसने यहाँ के महीन कपड़ों का जिक्र किया है, जिन्हें वो बेया टाइल कहता है। नमक बनाना भी एक महत्वपूर्ण गतिविधि थी। कारीगर समुदायों के बारे में क्या जानकारी है? लोहार और बढ़ई जैसे कारीगरों को पंचानमू वरू कहा जाता था। ये अक्सर शहरों में अलग क्वार्टरों में रहते थे और मंदिरों को दान भी देते थे। ये अपना संबंध पौराणिक विश्वकर्मा से जोड़ते थे। बुनकरों का कोई खास संगठन? हाँ, टेली की वेवरू, इसका मतलब है 1000 तेली परिवार। लेकिन यहाँ ये बुनकरों का एक महत्वपूर्ण संगठन था जो विजयवाड़ा में स्थित था। 11वीं-12वीं सदी के शिलालेखों में इनका जिक्र है। इन्हें कह्युक्यर राजामुला स्तंभाया मानुलू कहा गया है। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है साम्राज्य के स्तंभ। सोचिए, बुनकरों को कितना महत्व दिया जाता था। वाह! आंध्र में लंबी दूरी के व्यापार के बारे में क्या पता चलता है? देखिए, यहाँ कर्नाटक जितने स्पष्ट शिलालेख प्रमाण शायद नहीं मिलते बड़े व्यापारी गिल्डों के, लेकिन व्यापारी बैंकर के रूप में काम करते थे, इसका प्रमाण है। जैसे चंदुलुरु भीमा सेट्टी का नाम आता है। कोई महत्वपूर्ण केंद्र? 5 आराम स्थल, जिन्हें पंचारम कहते हैं, भीमापोरा, भीमाराम, गुडीपुड़ी, कुमाराराम, पालकोनु, क्षीराराम, द्राक्षाराम और अमरावती, अमराराम, ये शिव मंदिर थे और महत्वपूर्ण केंद्र बन गए थे। इनके अलावा श्रीशैलम, हनुमकोंडा, वारंगल के पास मोटुपल्ली जैसे तीर्थ स्थलों के आसपास भी व्यापारी समुदाय विकसित हुए। काकतीय काल में व्यापार को काफी बढ़ावा मिला है ना? हाँ, बिल्कुल। काकतीय राजाओं ने व्यापार को बहुत प्रोत्साहित किया। खासकर मोटुपल्ली बंदरगाह को फिर से खोला गया और राजा गणपति देव ने विदेशी व्यापारियों को सुरक्षा
और करों में छूट का आश्वासन दिया। इसे अभय शासन कहते हैं। अभय शासन मतलब भय से मुक्ति का शासन? हाँ, इसमें बताया गया कि किस आयात निर्यात की वस्तु पर कितना टैक्स लगेगा। मोती, हाथी दांत, रेशम, मूंगा, कपूर, चंदन, घोड़े, इन सब का व्यापार होता था। मार्को पोलो ने भी मोटुपल्ली का जिक्र किया है। वैश्य समुदाय की क्या भूमिका थी? घंटशाला शिलालेखों में 714 गोत्रों वाले वैश्यों का उल्लेख है। कोमाटीज भी एक बहुत महत्वपूर्ण व्यापारी समूह था आंध्र में। तेलंगाना क्षेत्र में काकतियों के समय अर्थव्यवस्था कैसी थी? यहाँ अर्थव्यवस्था समाज और राजनीति का विकास, कृषि विस्तार और सिंचित व्यापार पर आधारित था। व्यावसायिक समूहों का महत्व बढ़ा, जैसे पंचलोहाधिपति, धातुकर्म के प्रमुख, कम्मारी, लोहार, कुम्मरुलू, कुम्हार, कसे, पत्थर काटने वाले, वडरंगी, बढ़ाई, सालेवारू, बुनकर, तेली किवरू, तेली, अक्कल सालवारू, सुनार। इन सबको मिलाकर क्या कहते थे? वंशानुगत शिल्प समूहों को अष्टदश प्रजा कहा जाता था। बुनकरों में भी कई तरह के थे, जैसे पद्मसाले, सूती बुनकर, पट्टू सलेवारू, रेशम बुनकर। वास्तुकार को सूत्रधारी कहते थे। इन शिल्प गिल्डों की अपनी सामयिक धर्मा यानी आचार संहिता होती थी। बुनाई पर थोड़ा और बताइए। बुनाई में सालिवारू प्रमुख थे। सिंहासन द्वारत्रिका, हरवलासम जैसे ग्रंथों में कई किस्म के कपड़ों का उल्लेख है, जिसमें चीनी रेशम, चिनानी योगालियम भी शामिल है। बुनकरों के संगठन को सालियानजालू कहा जाता था। क्या सरकार का नियंत्रण था व्यापार और कारीगरों पर? हाँ, नियंत्रण तो था। टैक्स वसूलने के लिए अधिकारी होते थे, जैसे सुनकाधिकारुलू। अद्दवट्ट शुंकमू एक तरह का टोल टैक्स था जो रास्तों पर लिया जाता था। मोटुपल्ली शिलालेख के बारे में आपने बताया, उसमें टैक्स की दरें भी दी गई थीं। हाँ बिल्कुल। वारंगल किले के शिलालेख 1228 सीई और खासकर मोटुपल्ली शिलालेख 1244 सीई, ये दोनों व्यापार को नियंत्रित और मानकीकृत करने की कोशिश दिखाते हैं। मोटुपल्ली वाले में राजा गणपति देव विदेशी व्यापारियों को साफ साफ सुरक्षा का आश्वासन देते हैं कि जहाज टूटने पर भी उनका माल जब्त नहीं किया जाएगा, और फिर आयात निर्यात की चीजों पर लगने वाले शुल्क, ड्यूटी का पूरा विवरण है। जैसे? कुछ उदाहरण देंगे? हाँ। जैसे लिखा है कि कारी हाथी दांत, तुरक घोड़ा, कनका सोना, रत्न मणि, तांबा, जस्ता, सीसा, रेशम के धागे आदि पर क्या शुल्क लगेगा। दरें भी दी हैं। 30 वस्तुओं पर 1 इकाई स्पष्ट नहीं, 1 तोला चंदन पर पाव फणम, कपूर और मोती पर 1.5 फणम, काली मिर्च की 1 बोरी पर 1 फणम और 18 फणम, शायद गुणवत्ता के आधार पर। रेशमी कपड़ों की बोरी पर 5-5.5 फणम, सुपारी पर 1-7.5 फणम प्रति लाख। ये शक वर्ष 1124 यानी 1244-45 सीई में स्थापित किया गया था और इसे धर्मस्तंभ, पिलर ऑफ धर्मा कहा गया। धर्मस्तंभ मतलब व्यापार को नीति और सुरक्षा के दायरे में लाने की कोशिश। बिल्कुल। आंध्रा में नगरम भी था। जैसा हमने पहले देखा, ये स्थानीय स्वशासी संगठन था। व्यापारिक समुदाय में वैश्यजनुलू और कोमाटीज प्रमुख थे। बड़े गिल्ड जैसे अय्यावोले, पेकंड्रू, नांदेसी भी यहाँ सक्रिय थे। इनका रुतबा बढ़ा था क्या समय के साथ? हाँ, अलमपुर शिलालेख 1303 सीई से पता चलता है कि ये व्यापारी न सिर्फ धनी थे बल्कि प्रशासनिक भूमिकाएं भी निभा रहे थे, जैसे भंडारागार अध्यक्ष, शाही खजाने का अध्यक्ष। मुद्राएं जैसे गद्याण, माड़ा, गंडा यहाँ प्रचलित थीं। काकतीय काल में शहरीकरण कैसा रहा? शहरीकरण तेज हुआ। राजधानी उरुगल्लू यानी आज का वारंगल सबसे बड़ा शहर था। क्रियाधिराममू जैसे तेलुगु ग्रंथों में इसके अलग अलग मोहल्लों, अक्कलीवारमू सुनारों का, वैश्यावाटिक वैश्यों का, तिलकीवाड़ापुरमू तेलियों का, और मुख्य सड़क राजा मार्गमू का बड़ा जीवंत वर्णन है। पुलासापट्टन, अलमपुर, मोटुपल्ली जैसे और भी महत्वपूर्ण केंद्र थे। तो कुल मिलाके 13वीं सदी से व्यापारियों और कारीगरों की स्थिति बेहतर हुई। हाँ, और विजयनगर काल में ये दक्षिण एशिया के और बड़े व्यापारिक नेटवर्क से जुड़ गए। ठीक है, आंध्र के बाद अब अगला पड़ाव है केरल। धारा 15.34 केरला। केरल का मामला थोड़ा अलग है, क्योंकि इसका पश्चिम एशिया के साथ बहुत पुराना और सीधा संपर्क था। यहाँ के बंदरगाहों पर यहूदी, ईसाई और अरब व्यापारी काफी पहले से आते जाते रहे थे। कौन से बंदरगाह महत्वपूर्ण थे? कोलिकोडू और कोल्लम सबसे प्रमुख थे। यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण व्यापारिक संगठन था, अंजुवनम।
इसके तार कनारा तट से भी जुड़े थे। बाद के शिलालेखों में हंजामाना का जिक्र मिलता है। हंजामाना ये कौन थे? ऐसा माना जाता है कि ये शायद मलय प्रायद्वीप से आने वाले अरब घोड़ा व्यापारियों का संगठन था। बड़ा गिल्ड अय्यावोले यहाँ भी सक्रिय था। कोझिकोड का जिक्र 15वीं-16वीं सदी के सुल्तान बैटरे शिलालेख में भी मिलता है। केरल का व्यापार मुख्यतः मसालों, खासकर काली मिर्च पर केंद्रित था। ठीक है, अब आते हैं तमिल क्षेत्र पर। धारा 15.35 तमिल क्षेत्र, द तमिल रीजन। तमिल क्षेत्र में खासकर पांड्य और उससे भी ज्यादा चोल शासकों के समय के सबसे ज्यादा अभिलेखीय रिकॉर्ड मिलते हैं। अर्थव्यवस्था, शहरी विकास, व्यापार, सबके बारे में। यहाँ विकास कैसे हुआ? यहाँ भी शुरुआत वैसे ही हुई। 6वीं से 9वीं शताब्दी में नगरम उभरे। ये स्थानीय क्षेत्र, जिसे नाडु कहते थे, उसके लिए मार्केटिंग सेंटर बने। और ये सिर्फ स्थानीय नहीं रहे, लंबी दूरी के व्यापार नेटवर्क से भी जुड़ गए। इसमें वही बड़े नाम आते हैं, अय्यावोले, मणिग्रामम, अंजुवन्नम जैसे घूमने वाले व्यापारिक संगठन। और 11वीं शताब्दी के बाद? 11वीं शताब्दी से शहरी केंद्रों का और विकास हुआ। ब्रह्मदेव और मंदिर यहाँ भी प्रमुख केंद्र बने, जैसे कुडामुक्कू पलाईराई और अंबासमुद्रम। कावेरी नदी का डेल्टा और कांचीपुरम का क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण थे। बंदरगाहों में मामल्लपुरम, महाबलीपुरम, कावेरीपट्टनम थे, लेकिन सबसे प्रमुख बन गया नागापट्टनम। नागापट्टनम चोलों के समय में? हाँ, नागापट्टिनम ये विदेशी व्यापारियों के लिए एक बहुत बड़ा केंद्र था। चोल शासकों ने चीन के साथ दूतावासों का आदान प्रदान किया, व्यापार करो, सुंगम को खत्म या कम किया। यहाँ एक बौद्ध विहार भी था, जिसके श्री विजय साम्राज्य, जो सुमात्रा इंडोनेशिया में था, के शासकों से अच्छे संबंध थे। श्री विजय? चोलों ने तो उन पर हमला भी किया था। हाँ, चोलों ने दक्षिण पूर्व एशिया में खासकर श्री विजय पर समुद्री अभियान भी किए थे। इसका उद्देश्य शायद अपने व्यापारिक हितों की रक्षा करना और चीन के साथ व्यापार में सुविधाएं स्थापित करना था। ये सिर्फ लूटपाट के लिए नहीं थे। अच्छा, तो ये सब व्यापार को बढ़ाने के लिए था? ऐसा लगता है। नागापट्टनम इसका केंद्र था। ठीक है, तो हमने अलग-अलग क्षेत्रों, दक्कन, कोंकण, आंध्र, केरल, तमिल में व्यापार और शहरीकरण के विकास को देखा। अब जरा इन शक्तिशाली व्यापारिक संगठनों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। धारा 15.4 दक्षिण भारत के व्यापारिक संगठन, द ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ साउथ इंडिया। हाँ, ये गिल्ड्स बहुत महत्वपूर्ण हैं। इनमें एक प्रमुख समुदाय था बालांजस। बलांजास? हाँ, ये खुद को वीर बालांजा धर्म के संरक्षक कहते थे। वीर बालांजा मतलब बहादुर व्यापारी। ये पूर्वी तटों, बर्मा, मलाया, सुमात्रा तक और पूरे दक्षिण भारत में व्यापार करते थे। इनकी उत्पत्ति कहाँ से मानी जाती है? माना जाता है कि इनकी उत्पत्ति 8वीं शताब्दी में अय्योल या अहोल में हुई थी, वही जगह जहां से अय्यावोले का नाम जुड़ा है, और 10वीं शताब्दी तक ये तमिलनाडु में भी फैल गए। इनके कई उपसमूह थे, जैसे उभय नांदेसी, मुमुरी डंडास, पेकंड्रू वगैरह। इनके बारे में क्या खास बातें पता चलती हैं? तिरुपर्णकुंद्रम शिलालेख 1292 सीई में इनके गौरवशाली मूल, ऊंचे सिद्धांतों और ईमानदारी की बहुत तारीफ की गई है। मार्को पोलो ने भी इनकी ईमानदारी की पुष्टि की है। ये खुद को क्षत्रिय और ब्राह्मण जैसी ऊंची स्थिति का बताते थे। इनकी गतिविधियां कब तेज हुईं? 12वीं शताब्दी से इनकी गतिविधियां बढ़ीं, खासकर बीजापुर, बेलगाम और धारवाड़ क्षेत्रों में। बेलगाम का एक शिलालेख 1184 सीई बताता है कि ये किन कीमती पत्थरों का व्यापार करते थे। माणिक, हीरे, लैपिस लाजुली, लाजवर्द, पुखराज, नीलम, मोती, पन्ना, मूंगा। इसके अलावा और भी विदेशी वस्तुएं थीं। बहुत ग्राफिक विवरण है उसमें। तो ये बहुत अमीर और प्रभावशाली लोग थे। अब तमिल व्यापारियों के बारे में बताइए। तिसाई आइरत्तु एनरोरोवर। हाँ, तिसाई आइरत्तु एनरोरोवर, इसका मतलब है 1000 दिशाओं के 500। ये भी अय्यावोले और मणिग्रामम की तरह ही एक बड़ा फैला हुआ संगठन था, जो विभिन्न क्षेत्रों में सक्रिय था। ये क्या व्यापार करते थे? सब कुछ, अनाज और कपास से लेकर सोने और कीमती पत्थरों तक। 12वीं-13वीं शताब्दी में काकतीय काल के शिलालेखों में टोल टैक्स, सुंक पित्ता, सुंकम संतास के इकट्ठा करने में इनकी भूमिका का उल्लेख मिलता है। ये अपने नियमों यानी धर्म का पालन न करने वालों को दंडित भी करते थे। इनके मुखिया को क्या कहते थे? इनके मुखिया को महाराधी कहा जाता था। ये अक्सर मंदिरों के मंडपों में मिलते थे और बड़ी बड़ी मानद उपाधियां धारण करते थे। इन गिल्डों की असल प्रकृति क्या थी? क्या ये कोई कंपनी जैसे थे? ये समझना थोड़ा मुश्किल है।
अय्यावुले 500 और उनके वीर शासना यानी वीर घोषणाएं ये दिखाते हैं कि ये घूमने वाले व्यापारिक निकाय थे जिनके अपने नियम, झंडे और शायद सैनिक भी थे। फिरिश्ता और इब्न बतूता जैसे लेखकों ने व्यापार कारवां का जिक्र किया है, जिन्हें तेलुगु में सातु और तमिल में सट्टू कहा जाता था। ये शायद इन्हीं गिल्डों से जुड़े थे। ये संगठन एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भी जाते थे? हाँ, बिल्कुल। ये अंतःक्षेत्रीय रूप से आगे बढ़े। अय्यावोले और तिसाई ऐरत्तू एंड नूरुवर 11वीं से 13वीं शताब्दी तक आंध्र क्षेत्र में चले गए। घंटशाला और विशाखापट्टनम के शिलालेखों से ये पता चलता है। मोटुपल्ली बंदरगाह, जिसे देसी उय्यक्कोंडा पट्टन भी कहा जाता था, वो पहले चोल राजा कुलोतुंग प्रथम और बाद में काकतीय राजा गणपति देव के तहत एक बहुत महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र बन गया, जहां ये गिल्ड सक्रिय थे। क्या विदेशी व्यापार की प्रकृति में कोई बदलाव आया? हाँ, लगभग 13वीं शताब्दी के मध्य से एक बदलाव दिखता है। पहले ज्यादातर विलासिता की वस्तुओं का व्यापार होता था। अब चावल, सूत, वस्त्र, लोहा और घोड़े जैसी जरूरी चीजों का व्यापार भी बढ़ने लगा। अय्यावोले जैसे संगठन अब शिपिंग में भी ज्यादा शामिल हो गए। उन्होंने विदेशों में अपने एजेंट नियुक्त किए और तक्वापा, मलाया, पगान, बर्मा और पेरुमिला, उत्तरी सुमात्रा जैसे जगहों पर अपने व्यापारिक स्टेशन यानी ठिकाने स्थापित किए। चोलों के विदेश नीति का व्यापार पर क्या असर पड़ा, इस पर थोड़ा और बताइए। जैसा हमने पहले कहा, चोलों ने श्रीलंका और मलाया, श्रीविजय पर आक्रमण किए। इतिहासकारों का मानना है कि ये सिर्फ लूट के लिए नहीं बल्कि अपनी विदेश नीति को अंतर क्षेत्रीय व्यापार के पक्ष में मोड़ने के लिए थे। उद्देश्य था व्यापार को लाभ पहुंचाना और समुद्री मार्गों पर नियंत्रण स्थापित करना। श्रीलंका के साथ क्या संबंध थे? उत्तरी श्रीलंका में चोलों के काफी संपर्क थे। वहां पोलोनारुआ मुख्य केंद्र था। हालांकि कुछ इतिहासकार मानते हैं कि चोलों की गतिविधियों ने श्रीलंका के गहनों और विलासिता के सामानों के व्यापार में बाधा भी डाली। मन्नार की खाड़ी मोतियों के लिए मशहूर की और ये मोती फारस की खाड़ी तक निर्यात होते थे। और दक्षिण पूर्व एशिया के साथ? चोलों के दक्षिण पूर्व एशिया के साथ व्यापारिक संबंध नागपट्टिनम के रिकॉर्ड्स और चीन भेजे गए राजदूतों से साफ पता चलते हैं। राजेंद्र प्रथम का जो श्रीविजयी अभियान था, उसका एक मुख्य उद्देश्य भारतीय वाणिज्यिक हितों की रक्षा करना हो सकता है। चोलों ने कैंटन, चीन में श्रीविजयी दूतावास का समर्थन किया और वहां तमिल व्यापारिक बस्तियों को भी बढ़ावा देने की कोशिश की। कोई और सबूत? हाँ, चीन में एक ताओवादी मठ को दिया गया दान और 1083 सीई में अय्यावोले गिल्ड का बरूस, सुमात्रा में पाया जाना, ये सब समुद्री व्यापार में चोलों की गहरी रुचि को दिखाते हैं। किन चीजों का आयात निर्यात होता था? क्या इसकी कोई लिस्ट है? हाँ, पिरानम मलाई और तिरुवरंकुरीची जैसे शिलालेखों से आयात निर्यात की वस्तुओं की सूची मिलती है। सुपारी, काली मिर्च, मिरोबैलन, हरड़ जैसा फल, लोहा, लकड़ी, चंदन, धागा, मोम, कपूर का तेल, घोड़े, हाथी, ऊंट, इस पे थोड़ा संदेह है, लोबान, फ्रैंकिनसेंस। चीन के साथ समुद्री व्यापार में क्या शामिल था? सुंग वंश के समय के रिकॉर्ड्स बताते हैं लौंग, दालचीनी, इलायची, छाते, तलवारें, मसाले, इत्र, कस्तूरी, चिनार की लकड़ी, लाह के बर्तन। चंदन और कपूर की भारतीय महासागर के व्यापार में बहुत ज्यादा मांग थी। लोबान सिर्फ दक्षिण पूर्व एशिया से ही आयात किया जाता था। अय्यावोले गिल्ड किन चीजों का व्यापार करते थे? अय्यावोले शिलालेख पांड्य साम्राज्य से व्यापार की जाने वाली वस्तुओं की एक लंबी लिस्ट दिखाते हैं। चिंतापल्ली शिलालेख 1184 सीई आंध्र में भी गणपति देव और मोटुपल्ली के व्यापार का जिक्र है। व्यापार का क्षेत्र बहुत बड़ा था। श्रीलंका और दक्षिण भारत से लेकर चीन तक और पश्चिम में गुजरात तट के रास्ते पश्चिम एशिया, लाल सागर और भूमध्य सागरीय क्षेत्रों तक। मार्को पोलो ने माबर, पांड्य क्षेत्र और कोल्लम के रास्ते चीन के साथ होने वाले व्यापार के महत्व पर जोर दिया है। पश्चिम एशिया और मिस्र के साथ व्यापार में कोल्लम महत्वपूर्ण था। हाँ, कोल्लम एक प्रमुख बंदरगाह था और यहाँ फिर से कैरो जनीजा दस्तावेज महत्वपूर्ण हो जाते हैं। वो भूमध्य सागरीय क्षेत्रों के साथ यहूदी व्यापारियों के व्यापक नेटवर्क को दर्शाते हैं। मिस्र के करीमी व्यापारी काली मिर्च और मसालों के व्यापार को नियंत्रित करते थे और वो ये माल गुजरात और दक्षिण भारत के व्यापारियों से खरीदते थे। व्यापार संतुलन कैसा था? ट्रेड बैलेंस ये एक दिलचस्प मुद्दा है। चीन की नीति चांदी पर केंद्रित थी, जिस वजह से भारत में सोने की कुछ कमी हुई। जनीजा दस्तावेज बताते हैं कि यहूदी व्यापारियों ने व्यापार घाटे को निपटाने के लिए सोना मिस्र भेजा। हालांकि यूरोप और मिस्र से सोना भारत आता भी था, खासकर चोल काल के बाद। अय्यावोले और मणिग्रामम मुख्य रूप से क्या बेचते थे? वस्त्र,
खासकर अगरू अघिल नाम के सुपारी, कपूर, सिवेट, एक प्रकार का सुगंधित पदार्थ, कपास और सूती कपड़े। कताई बुनाई की तकनीक विकसित हुई और कपड़ा दक्षिण पूर्व एशिया का प्रमुख निर्यात बन गया। पटोला कपड़े का जिक्र 14वीं सदी के चीनी वृत्तांतों में मिलता है। आयात क्या होता था? घोड़ों का आयात बहुत महत्वपूर्ण था, जैसा कि मोटूपल्ली शिलालेख से भी पता चलता है। लोहा और इस्पात भी निर्यात होता था, जिससे मशहूर दमिश्क तलवारें बनती थीं। कस्तूरी, मिरोबालन, मोती, पुचुक, कॉस्टस रूट, गुलाब जल, चंदन, मोम और रेशम भी निर्यात सूची में थे, जबकि चीनी रेशम का आयात होता था। तो कपड़ा एक बहुत ही केंद्रीय चीज थी। अब इसी पर फोकस करते हैं। धारा 15.6 बुनकर कपड़ा उत्पादन और दक्षिण भारत में व्यापार, वीवर्स टेक्सटाइल प्रोडक्शन एंड ट्रेड इन साउथ इंडिया। हाँ, कपड़ा उद्योग दक्षिण भारत का एक प्रमुख शिल्प था, इसमें कोई शक नहीं। और प्रारंभिक मध्यकाल में शाही संरक्षण, कुलीन वर्ग की मांग और मंदिरों की जरूरतों के कारण इसका महत्व और भी बढ़ गया। कौन से इलाके खास थे इसके लिए? पारंपरिक केंद्र थे कोयम्बटूर, मदुरै, रामनाथपुरम, तिरुनेलवेली तमिलनाडु में, चिराला, गुंटूर, एलूरू आंध्र प्रदेश में, बीजापुर, धारवाड़, बेलगाम कर्नाटक में। ये केंद्र इसलिए फले फूले क्योंकि यहाँ कच्चा माल, कपास, पानी, सस्ता श्रम, परिवहन की सुविधा और बंदरगाहों से नजदीकी थी। इन्हें सालिक कहा जाता था। जिदारा कर्नाटक में थे, सेनेगार आंध्र कर्नाटक में। तमिल देश में कौन प्रमुख थे? तमिल देश में सालियार और कैकोलार प्रमुख थे। कैकोलार समुदाय चोल और विजयनगर काल में शाही सेना में सैनिक भी होते थे। सैनिक? बुनकर सैनिक? हाँ, ये काफी शक्तिशाली समुदाय था। सालियार समुदाय की स्थिति भी ऊंची थी। वो शाही परिवारों को कपड़े सप्लाई करते थे। किस तरह के कपड़े बनते थे? इन रेशमी साड़ी को पंपो सिलई पट्टू कहा जाता था। मानसुल्लास और जीव चिंतामणि जैसे ग्रंथों में अलग अलग तरह के कपड़ों और टाई एंड डाई तकनीक का भी उल्लेख है। पटोला कपड़े का जिक्र कोयम्बटूर और वारंगल की शिलालेखों में भी मिलता है। रंगाई और छपाई कैसे होती थी? डाइंग एंड प्रिंटिंग और तकनीक क्या थी? ज्यादातर सब्जी रंजक इस्तेमाल होते थे, जैसे कुसुम्बा, नील, मजीट। लकड़ी के ब्लॉक से छपाई होती थी। मानसुल्लास में रंगों का अच्छा वर्णन है। 12वीं सदी से बुनकरों पर लगने वाले करों का उल्लेख बढ़ने लगता है। तकनीक में क्या था? मतलब औजार? शटल का इस्तेमाल होता था। कपास से बीज निकालने के लिए गिनिंग जिन, रुई धुनने के लिए पिंजना या धनुष, काटने के लिए तकली और रचनम यानी तकली का पहिया, चरखा पहिया, स्पिनिंग व्हील विथ क्रैंक हैंडल। शायद 14वीं सदी में तुर्कों के साथ आया। करघा यानी लूम, क्षैतिज करघा, हॉरिजॉन्टल लूम आदिम प्रकार था। उच्छू तरी नाम के करघे का जिक्र 11वीं सदी से मिलता है। तैयार माल बाजार तक कैसे पहुंचता था? अंदरूनी व्यापार के लिए बैलगाड़ियों का इस्तेमाल होता था, या फिर लोग सर पर लादकर तालुविकट्टू साप्ताहिक संता बाजारों तक ले जाते थे। प्रमुख केंद्र कौन से थे कपड़े के व्यापार के? और तमिलनाडु में सिरवल्ली, अरंती, कुंभकोणम, आंध्र में कोरोमंडल तट और मोटूपल्ली ये रेशम के लिए खास मशहूर था। कर्नाटक में सतीमुत्तूर, होनावर, भटकल। मार्कोपोलो ने मोटूपल्ली के बकराम, मोटा सूती कपड़ा और मलमल की बहुत तारीफ की है। इब्ने बतूता ने होनावर से रेशम और सूती वस्त्रों के निर्यात का उल्लेख किया है। चीन का रेशम आयात भी होता था। कुल मिलाकर निर्यात व्यापार आंतरिक व्यापार से शायद ज्यादा बड़ा था। इस कपड़ा व्यापार को नियंत्रित कौन करता था? वही बड़े व्यापारी निगम जिनका हमने जिक्र किया, नागरम, तिसाई, अय्यरत्तू, एन्नुरुवर, वलंजियार, जिसमें अंजुवन्नम और पिक्कंड्रू भी शामिल थे। कांचीपुरम में कपड़ा व्यापारियों का एक विशेष संगठन महानादू था। पिराणामलाई शिलालेख में कई संगठनों का उल्लेख है, जैसे सलाई चट्टी कपड़ा व्यापारी। बुनकरों का अपना संगठन भी था, जिसे सालिया नगरम कहते थे। बेलगाम शिलालेख 1204 सीई में सालिया पेरुमक्कल का उल्लेख है। दलाली भी ली जाती थी, जिसे तारागु कोहली कहते थे। और टैक्स? हाँ, कपड़ा उद्योग पर टैक्स भी लगते थे, जैसे तमिलनाडु में तारी रई या तारी कड़माई, आंध्र कर्नाटक में मग्गा डेरे। विजयनगर काल में तो इन ऊंचे टैक्सों के खिलाफ बुनकरों ने विरोध प्रदर्शन भी किए थे। इन बुनकर समुदायों की सामाजिक स्थिति कैसी थी? काफी मजबूत थी। देवंगा समुदाय का कर्नाटक और तमिलनाडु में अपना संगठन और अपने पुराण थे। चोल काल में सालियार समुदाय के लोग मंदिरों के प्रबंधक भी होते थे। कैक्कुलार की सामाजिक स्थिति तो बहुत मजबूत थी। जैसा हमने देखा, वो सैनिक भी थे, उनके अपनी उत्पत्ति मिथक और देवी देवता थे। भूमि का स्वामित्व कानी याच्ची, कुड़ी कानी
और दूसरे सामाजिक विशेषाधिकार भी बुनकरों की अच्छी स्थिति को दर्शाते हैं। क्या इनका कोई सामाजिक वर्गीकरण भी था? हाँ, बुनकरों को इडंगई वलंगई यानी बाएं हाथ और दाएं हाथ की श्रेणियों में भी बांटा जाता था। वीरशैव या लिंगायत समुदाय से भी कई कारीगर जातियां जुड़ी हुई थी। तो ये था कपड़ा उद्योग का पूरा ताना बाना। अब हम अंत की ओर बढ़ रहे हैं। धारा 15.7 सारांश समरी। हाँ, तो संक्षेप में हमने क्या देखा? हमने देखा कि प्रारंभिक मध्ययुगीन दक्षिण भारत में कृषि विस्तार ने शहरीकरण की नींव रखी और इसमें ब्रह्मदेय और मंदिरों ने एकीकरण केंद्रों के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बिल्कुल। फिर नाडु स्थानीय क्षेत्र, नगरम व्यापारिक केंद्र और अय्याबोले जैसे बड़े भ्रमणशील व्यापार नेटवर्क शहरी विकास के प्रमुख तत्व बनकर उभरे। इस चरण के शहर अपने ग्रामीण इलाकों से, अपने हिंटरलैंड से ज्यादा गहराई से जुड़े हुए थे। व्यापारी और शिल्पकार गिल्डों की संख्या बढ़ी, उत्पादन में विविधता आई, कपड़ा और धातुकर्म जैसे उद्योग प्रमुख थे। हाँ, और नियमित तटीय और लंबी दूरी का समुद्री व्यापार फला फूला। चोल तट, कोरोमंडल, कनारा तट और मालाबार तट इसमें प्रमुखता से उभरे। व्यापार को चलाने में नगरम जैसे स्थानीय निकायों और अय्यावोले जैसे बड़े संगठनों दोनों का हाथ था। व्यापारी काफी सक्रिय थे, कारवां में यात्रा करते थे। राज्य ने करों को मानकीकृत करने की कोशिश की, जैसा मोटुपल्ली शिलालेख दिखाता है, लेकिन कभी-कभी भारी कराधान के कारण विरोध भी होता था। हाँ, और ये पूरी कहानी दिखाती है कि कैसे अर्थव्यवस्था, समाज और राजनीति उस दौर में आपस में गुंथे हुए थे। ये अलग-अलग नहीं थे। ठीक है, अब इस पूरी चर्चा से मुख्य बातें क्या निकलती हैं? की टेकअवेज। पहली बात, प्रारंभिक मध्ययुगीन दक्षिण भारत में शहरीकरण, कृषि विस्तार और ब्रह्मदेव मंदिरों से प्रेरित था। ये आधार था। दूसरी, बाजार केंद्र जैसे संताई, नगरम और व्यापार नेटवर्क स्थानीय, क्षेत्रीय, अंतरक्षेत्रीय और समुद्री विकसित हुए। इसमें घूमने वाले व्यापारियों और शक्तिशाली गिल्डों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी। नाम याद रखें, अय्यावोले, मणिग्रामम, बलांजास। फिर से अय्यावोले, मणिग्रामम, बलांजास। तीसरा, दक्कन कर्नाटक, कोंकण तट, आंध्र और केरल तमिलनाडु में विकास के अपने विशिष्ट क्षेत्रीय पैटर्न थे। हर जगह कहानी एक जैसी नहीं थी। चौथा, व्यापारिक संगठन यानी गिल्ड अत्यधिक संगठित थे और उनका सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि सामाजिक और राजनीतिक प्रभाव भी था। पांचवां, कपड़ा उत्पादन और व्यापार एक प्रमुख आर्थिक गतिविधि थी। इसके अपने विशिष्ट बुनकर समुदाय थे, उत्पादन केंद्र थे और व्यापक निर्यात नेटवर्क था। छठा, विदेशी व्यापार, खासकर दक्षिण पूर्व एशिया, चीन, मध्य पूर्व और मिस्र के साथ बहुत महत्वपूर्ण था और चोल जैसी शाही शक्तियों ने इसे सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया। और सातवां, शहरी केंद्रों का एक पदानुक्रम था, हायरार्की थी और वे अलग अलग कार्य करते थे, प्रशासनिक, वाणिज्यिक, धार्मिक। तो ये थी मुख्य बातें। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? ये सारी जानकारी हमें क्या बताती है? ये बताती है कि मध्यकालीन दक्षिण भारत एक ठहरा हुआ, पिछड़ा हुआ समाज नहीं था, जैसा कि कई बार मान लिया जाता है। ये एक अत्यंत गतिशील, जटिल और बाहरी दुनिया से जुड़ा हुआ आर्थिक परिदृश्य था। और यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए ये समझना जरूरी है कि कैसे भारत के अलग-अलग हिस्सों में अर्थव्यवस्था और समाज का विकास हुआ, कैसे व्यापार ने संस्कृतियों को जोड़ा। ये सब जीएस पेपर 1 और अगर किसी का वैकल्पिक विषय इतिहास है तो उसके लिए बहुत प्रासंगिक है। एक बात और सोचने लायक है, हमने देखा कि ये व्यापारी गिल्ड कितने शक्तिशाली थे। अय्यावोले 500 जैसे संगठन जिनकी अपनी सेना तक होती थी, इनका राज्य के साथ रिश्ता कैसा रहा होगा? क्या ये हमेशा राजा के अधीन ही काम करते थे या कभी-कभी अपनी स्वायत्तता भी दिखाते थे? क्या कभी टकराव की स्थिति भी बनती होगी? इस पर विचार करना दिलचस्प होगा। बिल्कुल, ये सोचने वाली बात है। तो अगर आपको ये गहन विश्लेषण पसंद आया, अगर इससे आपके ज्ञान में कुछ इजाफा हुआ, तो कृपया हमारे YouTube चैनल सुन लो यूपीएससी को लाइक करें, इस जानकारी को दूसरे एस्पिरेंट्स के साथ शेयर करें। आपके कोई प्रश्न हो या विचार हो तो नीचे कमेंट्स में जरूर लिखें। हाँ, आपके फीडबैक से हमें और बेहतर करने में मदद मिलती है। और हाँ, सबसे जरूरी, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें ताकि आप हमारे आने वाले डिटेल सेशंस को मिस न करें। हम ऐसे ही गहराई से विषयों को समझने की कोशिश करते रहेंगे। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। धन्यवाद। धन्यवाद।